बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं 2021 और 2022 के लिए इस हुकूमत ने आज साढ़े 800 अरब रुपए का जो बजट है, वफाकी बजट वो पेश कर दिया है। उसकी तफसीलात में तो आगे जाएंगे हम। पर गुज़िश्ता रोज एक और अहम काम हुआ कि कौमी असम्बली से 21 बिल बड़ी तेजी से और इस तरह लगा कि जल्दी में वो पास कर लिए गए। और आज जो कौमी असम्बली के अंदर एक हंगामा बरपा रहा खवातीन के हवाले से। जो हुकूमती बेंच की खवातीन थी, उन्होंने आकर, जो अपोजिशन खवातीन थी, उन्होंने जो प्ले कार्ड उठा रखे थे उनको जिस तरह फाड़ा। उसके बाद मरीम नवाज ने भी उस पर ट्वीट की और दूसरे लोगों ने भी की कि हुकूमत जो है वो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह मार्शल लॉ दौर के अंदर वो जिस तरह डंडे से चलाई जाती है, तो हुकूमत इसी तरह अपने सारे मामलात को चला रही है। और दूसरा, अगर आप देखें आज के दिन के अंदर, एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर बजट पास हो रहा था, दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाहर जो सरकारी मुलाजमीन थे वो बड़ा शदीद एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज की वजह एक ही थी कि उनकी तनख्वाहों में मजीद इजाफा किया जाए। उनकी जो ख्वाहिश थी या जो मुतालबात थे वो ये थे कि 30% से जायद तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता दो अदवार के अंदर 2 साल जो हुकूमत ने बजट दी, ये तीसरा बजट था हुकूमत का। बजट्स में हुकूमत ने 1 रुपया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में नहीं बढ़ाया और महंगाई का लेवल उससे ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये तो अब तक की सूरत हाल है। और बाकी दूसरा, वजीर खजाना साहब ने बड़ी हमें खुशखबरियां भी सुनाई और बड़ी नवीदे भी दी। मेरा नाम अपना भी नवीद है, तो मेरे नाम की मुनासबत से उन्होंने काफी जो है इस तरह की खुशखबरियां लोगों को दी, आवाम को दी और बताया कि बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं और बड़ा जो मुल्क के अंदर जो है हर किसी के लिए बड़ा अच्छा होने जा रहा है। और इसी तरह इमरान खान साहब ने भी बताया। मगर बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये हुकूमत जो है आईएमएफ के बगैर कुछ नहीं कर सकती और उसके बगैर आगे मामलात नहीं चलेंगे। आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इसी सिलसिले में बात करेंगे, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुनीब खान साहब। खान साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बस लाहौर में गर्मी बहुत है और लोड शेडिंग बहुत है। यकीनन आप जहाँ पे हैं वहां पे भी गर्मी बहुत है, बस लोड शेडिंग से शायद आप बचे हुए हैं। हाँ जी, लेकिन वजीर मौसूफ ने दावा किया कि लोड शेडिंग जीरो कर दी है। तो दावा भी है उनका और आप लोड शेडिंग भी भुगत रहे हैं। बस ऐसा ही है। अब ये आज भी जो वजीर खजाना साहब हैं उन्होंने बड़े दावे किए। उन्होंने बताया कि जो गरीबों के दिन है वो फिरने वाले हैं, जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, 10% से 8% पर आ जाएगी, और जो अशरिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी बतदरीज नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। तो आपको कोई उम्मीद है? देखें, चंद रोज पहले भी जब हम इस मौजूद से मुतल्लिक बात कर रहे थे तो मुझे मेरा गट फीलिंग यही थी कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। और अगर अब गैब का इल्म तो किसी को नहीं होता, लेकिन अगर हम मौजूदा हुकूमत की तारीख देखें तो पहले भी बजट के बाद इन्होंने मज़ीद 2 मिनी बजट पेश किए। उसके बाद गुज़श्ता साल भी बजट के बाद मिनी बजट पेश हुआ। तो अभी भी आईएमएफ से जो मुज़ाकरात इस वक़्त चल रहे हैं उनमें डेडलॉक है। आप भी जानते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इस चीज़ का बताया कि डेडलॉक है। तो अब वो डेडलॉक बजट के बाद कैसे रिज़ॉल्व होगा, क्योंकि ये मुल्क की इकॉनमी आईएमएफ के बाद इन्होंने आईएमएफ को खुदा हाफ़िज़ कहने का ऐलान नहीं किया। तो इसका मतलब ये उस डेडलॉक को किसी न किसी तरह ख़त्म करेंगे। अब वो डेडलॉक अच्छा, जब ये मैं ख़त्म आपको काउंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुनीब, ये बड़ी हैरानी की बात है। आप देखें कि ये हुकूमत एक तरफ कहती है कि हमने आईएमएफ के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वजीर खजाना बताते हैं कि हम जो है वो बिजली महंगी नहीं करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब फिर अगर आप इतने ही इंडिपेंडेंट हो गए और मामला इतने ही अच्छे हो गए हैं, तो फिर भागकर आईएमएफ की तरफ क्यों जाते हैं? जी, बिल्कुल, वही मुज़ाकरात तो क्यों कर मुज़ाकरा रहे क्यों हैं? करते हैं? फिर तो ये अब मेरे ख़्याल बाज़ाब्ता माज़रत कर लेते हैं कि मज़ीद कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते और अपना बजट तो आ ही रहा है, जिसमें कुछ अभी ब तफ़सीलात जैसे-जैसे आएँगी मज़ीद हम भी मुताला करेंगे उस पे और देखेंगे क्या उसमें चीज़ें हैं। तो उसमें बिल्कुल वो हो जाता है, लेकिन वही बात कि जो इनका माज़ी रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा। जैसे सरकारी मुलाज़मीन की भी आपने तनख़्वाहों की बात की थी, तो उनको कैसे उनके साथ मुआहदे किए गए और उनको कैसे सब्ज़ बाग दिखाए गए कि आपकी तनख्वाहों में इज़ाफ़ा किया जा रहा है, और आज फिर वही जो है इज़ाफ़ा उस तरह नहीं हो सका और वो महज़ 10% पे ही है। ग़ालिबन पंजाब के लिए बारे में सुना जा रहा है कि शायद उनको 2017 की बेसिक पे 25% इज़ाफ़ा किया जाएगा, जो कि बड़ी नॉमिनल बनती है। और इसी तरह दर्जा चहारम के लिए भी कुछ लिमिट कैप की गई है उन मुलाज़मीन के लिए। तो ओवरऑल मेरे ख़्याल सरकारी मुलाज़मीन का जो
जो है उनके लिए उनकी शायद सुनवाई नहीं हो सकी। एक छोटी-सी बात इधर अर्ज़ कर दूँ कि हुकूमतों का दो काम होता है, या तो वो एक तरफ महँगाई कंट्रोल करते हैं, और अगर महँगाई या वो बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए। जहाँ ये गैप बढ़ता है तो गुर्बत की ऑब्वियसली लकीर से नीचे लोग जाना शुरू हो जाते हैं। तो गुज़श्ता 3 साल में असल में हुआ ये है कि एक तरफ महँगाई बहुत बढ़ी है, दूसरी तरफ मुलाज़मीन की तनख्वाहों में उस तरह क्या इज़ाफ़ा ही नहीं हुआ बिल्कुल, तो ये गैप एक बहुत चीज बढ़ का और चुका है। भी इजाफा कर लें, अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है मुल्क के अंदर। जी, बिल्कुल, वो भी है। उससे अभी ये जितनी भी जिस किस्म की भी ये वो अपने अदाद-ओ-शुमार शो करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, वो बाहर से आने वालों का पैसा उसको एक बड़ा क्रेडिट के तौर पे लेते हैं। और मैं इस मामले में शायद समझता हूँ कि बिज़नेस बिज़नेस भी इंडस्ट्री भी चलाई है, उसमें ज़्यादातर ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को चलाने की बात करते हैं, और मेरा ख़्याल है शायद तारीख़ की सबसे लंबी एमनेस्टी इन्होंने खुद दे रखी है। एक तरफ यानी कि करप्शन का बाज़ार भी बंद करना है, और दूसरी तरफ काला धन को सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी भी मुसलसल जो है उसकी तारीख़ बढ़ती जा रही है, और उसके ज़रिए एक मसनूई तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा सामने दिखा सकें। नहीं, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, एमनेस्टी की तरफ जो इशारा किया। आप देखें, मैं थोड़ा-सा एक आपको 2 अदाद-ओ-शुमार का कंपैरिज़न बता दूँ कि ज़राअत की तरक्की के लिए, जिसमें कपास है, गंदम है, गन्ना है, उसके लिए हुकूमत ने 2 अरब रुपए मुख्तसस किए हैं। दूसरी जानिब एहसास प्रोग्राम के लिए इस हुकूमत ने 262 अरब रुपए मुख्तसस किए हैं। तो प्रायोरिटीज़ आप चेक कर लें कि वो, मैं ये नहीं कहता लंगर खाने बड़ी बुरी चीज़ है, या वो हैं जिन लोगों को बनता है उनको दें, मगर अगर ये जो फूड सिक्योरिटी वाला मामला है, अगर आप उसकी कीमतें कम कर दें, या अगर यही इन्वेस्टमेंट इसकी हाफ भी अगर आपने उस तरफ लगाई होती, तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता था। बिल्कुल, यही पैसा बुनियादी तौर पे लोगों के कारोबार ग्रो करवाने के लिए, या हुकूमत को अपना लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए लगाने चाहिए, ना कि उनको लंगर खानों पे लगाने चाहिए। लंगर खाने भी मतलब वो भी बात के होने चाहिए, हम ये नहीं कहते वो नहीं है, लेकिन जो इतनी बड़ी अमाउंट बेसिकली लोगों की अर्न मनी जो है उसको बढ़ाने के लिए हुकूमत इक़दामात करती है। तो जैसे-जैसे लोगों की अर्निंग बढ़ती जाती है, तो वो ऑटोमैटिकली वो जो इन्फ्लेशन जो वक़्त के साथ-साथ हो रही होती है, उसको वो कोप कर सकते होते हैं, लेकिन यहाँ पे मामलात उल्ट चलते रहते हैं, इसलिए फिर जो है वो आखिर में यही होता है। अच्छा, ये जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, खास तौर पर गंदम, चावल और ये इस तरह की जो आइटम्स हैं, जो बम्पर क्रॉप्स हैं आपकी, हर साल रहती हैं, उनके हवाले से हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी बताई है और कहा है कि उनकी कीमतें बड़ी अनकरीब जो है आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी, क्योंकि टैक्स नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे। मगर दूसरी जानिब अगर आप देखें, फर्टिलाइजर्स के ऊपर 2% जीएसटी था, इस वक्त उसको बढ़ाकर 5% कर दिया है। इसी तरह अगर आप देखें, क्रूड ऑयल जो था उस पर 17% टैक्स लगाने जा रहे हैं। फिर इसी तरह एक नेपरा ऑर्डिनेंस है, जिसको बिल जो है कौमी असेंबली से पास करवाना है, जिसके बाद बतदरीज 6 हिस्सों के अंदर होते हुए 5.65 रुपए पर यूनिट बिजली अगले 2 सालों में महंगी की जाएगी। तो क्या ये मुंतकिल नहीं होगा आवाम तक? देखिए, यही होता है कि एक एक हाथ से छोड़ के दूसरे हाथ से वसूल कर लेना हुकूमतों के, यही जो होते हैं तरीकाकार, चोर दरवाजे होते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं फूड के मद में ये चीज़ें कम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो बेसिक जो नेसेसिटी है फर्टिलाइज़र ग्रो करवाने के लिए आप उस पे टैक्स लगा रहे हैं। तो यही गुज़श्ता, अगर मुझे थोड़ा-सा याद पड़ता है, गुज़श्ता बजट में भी यही हुआ था कि इन्होंने चीनी के ऊपर टैक्स डबल कर दिया था। 8% से बढ़ा के 17% किया था, जिसके बाद जो सारा ठीक है, बाकी मामलात तो जो मिसमैनेजमेंट इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की हुई या जो बाकी चीज़ें हुई, लेकिन चीनी की कीमतें बढ़ने में एक बड़ा फैक्टर वो भी था। और इसी तरह जब पिछले साल चिकन पे पहली मरतबा टैक्स लगा था, उसके बाद हमने देखा कि पूरा साल लोगों ने किस तरह फिर चिकन की कीमतों को ऊपर-नीचे जाते देखा। तो इसी तरह जब ये ऐसे टैक्स बुनियादी चीज़ पे फर्टिलाइज़र पे लग जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका उसकी इम्प्लीकेशन तो बाद में होंगी दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा मुनीब, दूसरा एक और भी इशू है, अगर आप देखें गौर करें तो इस वक्त अब जो मामला चल रहे हैं उसके अंदर जो वजीर खजाना साहब हैं वो कहते हैं कि जो शुगर प्राइसेस हैं वो दुनिया के अंदर 57% या 58% इंक्रीज की गई हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 20% बढ़ी हैं। तो वो जस्टिफाई करते हुए नजर आए शुगर माफिया को। इस तरह लग रहा है जो कार्टल्स हैं मुल्क के अंदर मुख्तलिफ, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, या शुगर में हो, या आटा हो, या अद्वियात मेडिसिन हो, उनके जो मामलात हैं उनको सेफगार्ड बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसी तरह एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं वो बड़े-बड़े जो ये जिनको इमरान खान साहब खुद माफिया कहते रहे हैं, जब वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में आकर भी वो कहते रहे हैं, तो उनके बारे में वो बताते रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी-बड़ी एमनेस्टी स्कीम्स है, और दूसरी जानिब आप अवाम के लिए देखें तो आपको वो सब्सिडी भी उनको लगता है बुरी लगती है देते हुए।
देखें, दुनिया की मिसालें तो देते हुए अच्छे लगते हैं अगर सब जगहों पे दें। फिर दुनिया में बताएं कि जिन मुल्कों में 50% या 37% या 57% चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, उन ममालिक में मजदूर की कम से कम उजरत क्या है, क्या वो कितना गन्ना सालाना पैदा करते हैं, उधर गन्ने का एक मन की क्या कीमत, इमदादी क्या कीमत है। तो ये सब चीजें भी बताएं। अगर उसके बाद भी बातें ठीक है तो हम मान लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पाकिस्तान तो गन्ना पैदा करने वाला मुल्क है, यहाँ पे तो एक एक और नुक्ता नजर से लोगों को नवाजा जाता है। तो यहाँ के तो आप अपने जमीनी हकायक से आंखें चुरा के और दूसरी जिस मर्जी मुल्कों की मिसालें देते रहे, तो वो मुझे तो नहीं भा सकती। शायद किसी को अच्छी लगती हो तो अच्छी बात है। और जहां तक वही बात है कि ये बेसिकली वही एमनेस्टी वाली बात आपने भी की, तो खान साहब तो यही तकरीरें बार बार करते रहे कि ये बल्कि जब नून लीग के दौर में यही एमनेस्टी स्कीम आई थी तो बड़ी तनकीद की गई थी। उसके बाद अब मैं वो बात दोहरा रहा हूँ कि मुझे लगता है शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी एमनेस्टी इन्होंने दे दी और अब भूल ही गए हैं कि इस एमनेस्टी को कभी खत्म भी करना है। आप सिर्फ मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, आप मुझे बताएं कि एक तरफ अगर आप काले धन को सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम देते हैं, तो दूसरी तरफ आप ये सोच सकते हैं कि नीचे ग्राउंड पे रिश्वत का बाजार खत्म हो जाएगा। मतलब आप जब ऊपर रिश्वत के पैसे को ऊपर फ्लोट करने के लिए जगह दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे से आता रहेगा। तो इस तरह तो आप वही दोबारा 100 करप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर पे पहुंच गया जहां हम 5 साल 7 साल पहले थे। उसकी वजह मुनीब, उसकी वजह ये है कि ये जो हुकूमत है और खासतौर पे इमरान खान साहब जो हैं, जो भी ये इस तरह का मामला होता है वो लोग साथ काम करते रहते हैं, कोई पिन पॉइंट करता है तो वो उसको माफिया कह के बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद वो खुद सच्चे बन जाते हैं और साफ सुथरे हो जाते हैं। देखिए, माफियाज होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन माफियाज को आपने जो है इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको माफिया बनने से रोकने के लिए रेगुलराइज करना पड़ता है। आपको कवानीन लाने पड़ते हैं और उन कवानीन का इतलाक करना पड़ता है। आप सिर्फ ये कह के 3 साल बाद जान नहीं छुड़वा सकते कि जी चूंकि माफिया था तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हुकूमत ही कुछ नहीं माफिया के सामने कर सकती तो कौन करेगा? आम आवाम करेंगे, मैं या आप करेंगे? अच्छा, एक ये इसको थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ये वो अब ज्यादा हो गया हुकूमत के बजट के ऊपर और सारे मामला पर। ये आपको किस तरह दिखाई देता है कि अगर आप देखेंगे जो वीक गुजर रहा है, बड़ा हैपनिंग वाला वीक है कि अगर किसी हुकूमत की मशीर के ऊपर बात की जाए तो वो गालम गलोच पर उतर आते हैं, वो थप्पड़ दे मारते हैं। तो दूसरी जानिब अगर आप देखें, सारा दिन टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के बच्चों को पता नहीं क्या क्या रोज कहते रहते हैं, और जो ट्वीट्स हैं वो भी एक लेवल है। मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा ही मेरे जैसे बंदे के लिए और हम सब जो लोग हैं हमारे लिए तो ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। और बड़ा क्योंकि हम लोगों ने जो बचपन में या आर्काइव्स में जो वीडियो देखी, जब ये दो जमातों के लोग एक दूसरे के खिलाफ अच्छी जुबानें नहीं इस्तेमाल करते थे, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा बिलाखिर मिसाके जमहूरियत पे आपको अपनी जुबानें और अपनी सारी चीजें आपको उन पे रिग्रेट करना पड़ा, आपको अफसोस करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को भी एक मिसाके खिलाकियात करना चाहिए। आप सारा दिन बैठते हैं, आप असेंबली के ऐवान में होते हैं या आप टॉक शो में होते हैं, आप दूसरे को करप्ट 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 कहते रहते हैं। जैसे ही कोई आपको करप्ट कहता है तो आप कहते हैं मैं उसको डेफॉर्मेशन नोटिस सर्व करूंगा, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। भाई आपको नहीं, उस पे भी दूसरे एतराज नहीं है, डेफिनेशन नोटिस सर्व करें, मगर जो जुबान इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह हाथ का इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। अखलाकियात का तकाजा ही है। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही बात कर रहा हूँ कि जब ये इन्होंने तो दो जमातों ने तो अपने माजी से सीखा और कोशिश की बेहतर करे, लेकिन फिर इस चीज को दोबारा रिवाइव किया। माजरत का कहना पड़ता है खान साहब ने इस तूतकार को, और फिर बकायदा जो देखने सुनने में आता है, जो इतलात आती हैं कि खान साहब बकायदा पजीराई करते हैं ऐसे लोगों की जो इस तरह ज्यादा अग्रेसिवली टीवी टॉक शोज में या वो करते हैं। और इसलिए शायद उनके जितने भी क्लोज लोग हैं वो ज्यादा नंबर बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी है और जिनको नहीं होना चाहिए। हम अपनी नौजवान नस्ल को, मुआशरे को इनसे कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। सियासत में इखलाकियात, कुछ ना कुछ इखलाकियात जरूर, बुनियादी इखलाकियात जरूर होनी चाहिए। नहीं, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर वो आप जरा सी बात करें, आपके पीछे ऐसे पड़ेंगे जो ट्रोलिंग करेंगे आपकी, आपको लग पता जाएगा, आप सोचेंगे कि गलती होगी, आइंदा से नहीं करूंगा मैं। तो वो शायद खान साहब इस एजेंडे के ऊपर हैं कि जो भी कोई मेरे खिलाफ बात करे या कोई फिंगर पिन पॉइंट करे तो उसको तो आप उधेड़ के रख लें। बिल्कुल, ये ट्रोल्स का जो ये तो ये इंतहाई अफसोसनाक है।
और ये बाकायदा अब तो सियासी जमातों ने अपने ट्रोलिंग पूरे वो सोशल मीडिया विंग्स बनाए हैं। फिर आपको पता है किस तरह वो जब कोई एक बयान आता है किस तरह उसके हैशटैग वो बनवाए जाते हैं और किस तरह उनकी एक एक ट्वीट्स को हजारों रीट्वीट्स करा के उस हैशटैग को अपने नंबर 1 में लाया जाता है। अब तो ये मुकाबलेबाजी है और मेरा ख्याल है कि ये हम लोग सियासी मकासद के लिए, बड़े शॉर्ट टर्म सियासी मकासद के लिए तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसका जो हमारे मुआशरे पे, जो हमारी नई नस्ल पे, जो हमारे बच्चों पे और जो हमारे जो नौजवानों पे असर हो रहा है, इसके जो नतायज हैं बड़े भयानक अगले आने वाले दिनों में सामने आएंगे। आज से 5-10 साल बाद जो नस्ल है, अभी आप देखें लोगों में कितना एग्रेशन पाया जाता है गली मोहल्ले की सतह पे, कि लोग बिल्कुल आमियाना अल्फाज इस्तेमाल करने में सियासी मुखालफत की बुनियाद पे कोई कोई उसमें आर महसूस नहीं करते। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और मुनीब, आपको क्या लगता है कि किस तरफ अब मामला जाएंगे? आज तो एनआरओ दे दिया है जहांगीर खान तरीन को इमरान खान साहब ने। बिल्कुल जी, एनआर तो खान साहब की तो मेरे ख्याल अब वो क्या कहा जा सकता है कि अपने जो है वो बड़े फेवरेट डीजी एफआईए को उन्होंने बदला और अगले दिन एफआईए ने अपना पूरा वो स्टांस ही चेंज कर लिया और बिल्कुल अब वो उनकी गिरफ्तारी भी अमल दरामद में नहीं लाई जा रही। राजा रियाज साहब का बयान भी अभी मैं देख रहा था, उन्होंने कह दिया कि बजट पास करवाने में साथ देंगे। तो देखिए, जहाँ पे हुकूमत को ताउन चाहिए होता है, जहाँ पे हुकूमत समझती है कि उसको लीनियंसी दिखानी है, ये वो दिखाती है। एनआरओ तो दिया जा चुका है और ये हुकूमत बुनियादी तौर पे जिसकी वजह से मैं या आप तनकीद करते हैं, मैं समझता हूँ वो बुनियादी तौर पे हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जो एक बात वो करते हैं उसी बात की वो अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं करते या अपने साथियों पे नहीं करते और वो सिर्फ मुखालफिन पे करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड की वजह कि एक तरफ तो आप किसी दूसरे को कहते हो कि छोड़ना नहीं है और उसको उसके ऊपर आप डबल कामा, दूसरा गैर मुल्की कामा रखने की बुनियाद पे भी चाहे गुदारी के मुकदमे बनाओ, जो भी करो, लेकिन उनको जेलों में डालो। और दूसरी तरफ आपके जब पार्टी के लोग आते हैं और वो आपको एक अपनी शो ऑफ पावर दिखा देते हैं कि जी हम तो असेंबली में ये पहुंचा ला सकते हैं, तो फिर साथ ही आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है। आप बराह रास्त भी मुलाकातें करते हैं, अपने नुमाइंदे भी बनाते हैं, कोई अपनी किचन कैबिनेट से किसी को उनका सालस भी मुकर्रर कर देते हैं और मामला तय कर लेते हैं। चले मुनीब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आगे भी आपको जहमत देते रहेंगे। आप गर्मी से बचे रहे अभी तक और कोरोना से भी अपने आप को महफूज रखें, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। आपका भी। अल्लाह हाफिज।